प्यारे बच्चों, आइए जल्दी से हम लोग डिस्कशन को ऑन करते हैं। देखिए बाबू, आज हम लोग डे नंबर 5 पे हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज भी प्रीवियस कलेक्शन ही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, गुड इवनिंग सब लोगों को। ये पहला क्वेश्चन पीडीएफ। देखिए हमारे पास 3 डाइस बने हुए हैं और 3 डाइस में पूछ रहा है सर बतला दो एट द रेट ऑफ का अपोजिट क्या होगा। तो अगर ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें एट द रेट है, इसमें एट द रेट है, लेकिन एट द रेट स्टार कॉमन है, तो ये इसके लिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यानी इस दोनों से मिलाकर हम एट द रेट का फाइनल नहीं कर सकते हैं। तो फिर देख लो इस दोनों में एंड कॉमन है ना। तो एंड से किधर जाने पर, तो क्लॉकवाइज जाने पर। अब इससे एंड से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हैश मिलेगा, यानी आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जो सबसे परफेक्ट आंसर है। विष्णु जी सी नहीं लगाना था बाबू, सी किसके लिए था, तो एंड के लिए सी होता। देखो बाबू क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। आज बीपीएससी में बच्चों का एग्जाम हुआ, 6 to 9 वाले का एग्जाम हुआ, और यहाँ जितने भी सर लोग पढ़ाएं उन सारे लोग का परफॉर्मेंस जो था वो काफी बेस्ट था। बच्चे बहुत क्वेश्चन अच्छे से बना करके आए हैं। तो बहुत सारे शिक्षकगण जो आज हैं वो थोड़े से उधर वाले शेड्यूल में बिजी हो गए हैं, जिसके कारण आशीष सर भी आपकी क्लास आज नहीं ले पाए क्योंकि सर उधर बिजी है। ठीक है, तो चलिए आज हम भी थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे। आम दिन के बनिस्पत आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी खत्म करके लैब को खाली कर दे, इसकी काम है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या बोलना है। देखिए जब एक दर्पण को दाईं ओर रखते हैं, तो दर्पण को दाईं ओर रखोगे भैया तो ये वाले ट्रायंगल तो सबसे पहले घूम जाएगी, ये और ये वाला ऑप्शन जो है ना ये कैंसिल हो गया। अब देख लो ये वाली एरो जो है वो ऐसे ही रह जाएगी, लेकिन ये एरो नीचे आ जाएगा और नीचे ये एरो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अब देख लो इसमें खत्म हो गया, इसमें बच गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए आंसर कर लो, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए। अच्छा देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था। 8 को हमने 4 से गुना किया तो 8 चको कितने हो गए भैया, तो 32 हो गए ना। और इस 3 को हमने माइनस कर लिया तो 32 में 3 अगर माइनस किया तो 29 मिल गए। सेम काम क्या किया कि हमने 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 11 सत्ते 77 हो गए बोलो, और 77 में से हमने 6 को माइनस कर लिया। जब 77 में से 6 माइनस करेंगे 71 आएगा, आ गया। सेम काम करो, 14 को किससे मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दे कि 67 आएगा, उसके लिए 70 चाहिए। तो 14 को 5 से गुना कर दो, 14 पचे 70 हो जाएंगे, और 70 में जैसे ही आप -3 करोगे आपके आंसर 67 ऊपर मिल जाएंगे। इसका मतलब इस वाले प्लेस पे 5 चाहिए और 5 हमारा ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे जो सबसे बेटर आंसर है। आगे चले, चलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा बाबू देख तो पी का वैल्यू 16, इसका वैल्यू 19, यानी 3 बढ़ गए। 10 से 17 होने के लिए 7 बढ़ गए, 5 से 8 होने के लिए 3 बढ़ गए, और 2 से 9 होने के लिए 7 बढ़ गए। यानी कोडिंग से डिकोडिंग वाले हिस्से में, यानी एनालॉगी के इस हिस्से से इस हिस्से में जाने में +3 +7 बढ़ रहे हैं। अच्छा 12 में अगर आप 3 ऐड कर लेते हो तो 12 3 15 मिलेंगे। 18 में आपको 7 ऐड करने हैं तो 18 7 25 मिल जाएंगे। इसी तरह 3 में 3 ऐड करोगे तो 3 3 6 यानी एफ मिल जाएगा, और 20 में 7 करोगे तो 27 यानी ए मिल जाएगा। वाई ओ वाई एफ ए चाहिए, ओ वाई एफ ए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सबसे बेस्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए ए का अपोजिट क्या होता है जी, तो ए का अपोजिट जेड होता है, और z का वैल्यू बाबू कितना होता है रे, तो 26 होता है। अब इसी तरह से h की बात करें तो h का अपोजिट क्या होता है, तो s होता है, और s का वैल्यू बाबू कितना होता है, तो 19 होता है। यानी कि अपोजिट वैल्यू को यूज कर रहा है। तो जब अपोजिट वैल्यू को यूज कर रहा है तो f के लिए u आएगा और u का वैल्यू 21 हो जाएगा। ठीक है, अब a के लिए z होगा जिसका वैल्यू 26, s के लिए h होगा यानी इसका वैल्यू 8 होगा, H के लिए S होगा यानी इसका वैल्यू 19, I के लिए R हो गया यानी इसका वैल्यू 18, O के लिए L हो गया यानी इसका वैल्यू 12, N के लिए M हो गया यानी इसका वैल्यू 13। यानी अंतिम में 13 बस एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो देख लो 21 26 81, उसके बाद 91 81 2 113, ऑप्शन नंबर कितने हो गए, तो सी हो गए।
सारे प्रीवियस पेपर हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। देख लो ये वाली क्वेश्चन तो है ना बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ यानी 6 लोग हैं, क्रमांक वाले 6 घोड़े एक घुड़सवार दौड़ में भाग ले रहे हैं। रेस ट्रैक पर घोड़ा सी घोड़ा ए और घोड़ा ई के बीच में खड़ा है। तो रेस ट्रैक की अगर बात करें तो कोई घोड़ा सी है जो घोड़ा ए और घोड़ा ई के बीच में खड़ा है। हम बता नहीं सकते हैं कि ए वो पहले होगा कि ई पहले होगा, वाइस वर्सा केस लगाकर छोड़ दिए। इस प्रकार खड़ा है कि वे दोनों इसके ठीक बगल में खड़े हैं, ठीक है। फिर कहता है घोड़ा डी किसी भी किनारे पर नहीं है, यानी कि घोड़ा डी ना तो 1 नंबर पे है और ना ही घोड़ा डी जो है वो 6 नंबर पे है। कैंसिल हो गया डी का पोजीशन। फिर देख लो क्या कहता है, घोड़ा बी घोड़ा ई के दाईं ओर। अब बताओ अगर हम ई को ऊपर रखते तो इसके नीचे नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि इस रेस ट्रैक पे ए के जस्ट बाद सी और सी के जस्ट बाद ई है और ई के जस्ट बाद कौन सा घोड़ा है तो बी नंबर का घोड़ा है। फिर कहता है घोड़ा बी घोड़ा ई के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। घोड़ा एफ दाएं किनारे पर नहीं खड़ा है, यानी कि लास्ट वाले किनारे पर घोड़ा एफ खड़ा नहीं है। फिर देख लो क्या कहता है, घोड़ा डी घोड़ा बी के बाईं ओर चौथे। तो बी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा और चौथा किसके लिए पोजीशन है तो घोड़ा डी के लिए। याद है ना घोड़ा डी 1 नंबर पे नहीं है, तो 1 2 3 4 5 हो गए और एफ को अंतिम में नहीं रखना है। इसका मतलब ये 6 ये 5 ये 4 ये 3 ये 2, तो अब बच गया भैया कौन 1। तो एक अंतिम में एफ को नहीं रख सकते हैं तो एफ को फर्स्ट में रख सकते हैं। पूछा बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, तो देखिए हम लोग दायां सिरा इसको मान रहे हैं तो बायां सिरा ये है, यानी बाएं सिरे पे एफ खड़ा है और एफ किस में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग बी नंबर को बनाएंगे। ऑफिस का नंबर बाबू देखिए वो जो नीचे स्लाइड चलता रहेगा ना उस पे आपको ऑफिस का नंबर रोटेट होता रहेगा, ठीक है। आप वहां से ऑफिस का नंबर नोट डाउन कर लोगे। देख बच्चा 4 डाइस दिए गए हैं और क्या पूछता है, सर बतला दो हमें कि कौन सा रंग उस फलक के विपरीत सतह पर होगा जिस पर ब्लैक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं भैया ब्लैक हो कहां, तो एक ब्लैक यहां है। अच्छा और ब्लैक कहां हो, तो एक ब्लैक यहां है। यहां ब्लैक को जानने वाला ब्लू और येलो है। अब देखो तो एक साथ ब्लू येलो है क्या, तो इस वाले से कंपेयर करें तो ब्लू येलो इसमें भी और ब्लू येलो इसमें भी। अब रूल क्या कहता है कि जब एक ही पासे को आप 2 बार घुमाओगे तो दोनों में जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे अगर 2 एलिमेंट कॉमन दिखे। तो इसमें आपके येलो ब्लू है, इसमें भी आपके येलो ब्लू है, इसका अकेला ब्लैक है, इसका अकेला ऑरेंज है, यानी ब्लैक का अपोजिट ऑरेंज हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी पे है। नंबर नहीं है, ठीक है, मैं क्लास से निकलते समय आपको नंबर यहां लिखवा दूंगा, ठीक है। कौशल कौशल बाबू यहाँ का ऑफिस का नंबर सेंड कर दो तो बच्चों को ऑफिस का नंबर सेंड कर दीजिए ना। कोई अनुज जी है उनको ऑफिस का नंबर चाहिए, मिल जाएगा बाबू, बस सभी मिल जाएगा। देखिए पूछता दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो ध्यान से देखोगे 1 2 3 हॉरिजेंटल बॉक्स की संख्या 3, 1 2 3 वर्टिकल बॉक्स की संख्या 3, इधर से जोड़ लो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 5 1 6 मिल गए इधर से, और इधर से भी जोड़ लो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6 मिल गए। अब हॉरिजेंटल वाले और वर्टिकल वाले को आपस में गुना कर दो तो 6 6 की कितने हो गए 36 हो गए। तो यहाँ आयत की संख्या 36 है। अगर मान लो इसी में पूछता है कि सर आयत नहीं बताओ आप वर्ग बतलाओ, आयत नहीं बतलाओ आप क्या बतलाओ वर्ग बतलाओ, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर और + 3 का स्क्वायर कर देते। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 10 और 4 14 हो गए, यानी कि 14 वर्ग मिल जाते। लेकिन आयत को निकालने का ये तरीका है, हॉरिजॉन्टल वाले को जोड़ लीजिए सारे को, वर्टिकल वाले को जोड़ लीजिए सारे को और आपस में दोनों को गुना कर दीजिए, आपके आयत निकलकर स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए अवध पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, तो अवध जो है ना वो वेस्ट में कितना चलता है बाबू, तो 20 मीटर चलता है।
फिर वो बाएं मुड़ता है तो वेस्ट से बायां मुड़ने का मतलब साउथ में जाएगा और 10 मीटर चलता है। फिर वो बायां मुड़ा तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब ईस्ट में जाएगा और वो 10 मीटर चलता है। अब वो दाएं मुड़ता है तो ईस्ट से दायां का मतलब साउथ में मुड़ेगा और कितना चलेगा तो 10 मीटर चलेगा। और फिर वो दाएं मुड़ता है तो साउथ से दायां मुड़ने का मतलब है कि वो कहाँ मुड़ेगा, तो साउथ से दायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में मुड़ेगा। अब ये कितना चलेगा तो 10 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब कहता है कि रुक जाता है, उसके आरंभ बिंदु के सापेक्ष में अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तो देखिए ईस्ट से यहां 10 कट गए ना, यानी अब आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो क्या क्या बचा हुआ है, तो साउथ वेस्ट बचा हुआ है, यानी साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साउथ वेस्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखोगे आप फिगर भी बना सकते हो। मैं सबसे पहले पश्चिम में चला 20 मीटर, उसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ता हूं और चलता हूं 10 मीटर, फिर पुनः मैं बाईं ओर मुड़ता हूं और बाईं ओर मुड़ के चलता हूं 10 मीटर। अब फिर से मैं क्या करता हूं कि अपने दाईं ओर मुड़ता हूं और चलता हूं 10 मीटर, और फिर से मैं अपने दाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चल करके रुक जाता हूं। ये मेरा प्रारंभिक बिंदु रहा और ये मेरा अंतिम बिंदु रहा। पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु आने के लिए अगर हम सामने जाएंगे साउथ, इस सामने जाएंगे वेस्ट, और इस बिंदु पे आने के लिए हमें साउथ वेस्ट में जाने पड़ेंगे। वही हम लोगों ने यहां निकाला कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर, तो साउथ वेस्ट होना चाहिए। देखिए तो बीच में जेड आ गया है, क्या हम एक्स वाई जेड रख सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्स वाई, 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 बिल्कुल रख सकते हैं। बाहर क्या निकला, जेड एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स वाई, लास्ट में वाई चाहिए, खत्म। जेड एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो गया। तो हम लोग आंसर किसको लगाने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को लगाने वाले हैं। नेक्स्ट वन देखिए, लंच ब्रेक के दौरान ABCDEFGH नामक 8 सहकर्मी, तो 8 लोग बैठे हैं और एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। सबसे पहले 8 बना लो और एक वृत्ताकार मेज बनाकर और सारे लोग का फेस केंद्र की ओर रख लो। अब कहता है बी, जी और डी दोनों के बगल में बैठा है, तो बी ऐसा व्यक्ति है जिसको एक तरफ से जी और एक तरफ से डी ने कवर कर रखा है, यानी वाइस वर्सा केस चलने वाला है। उसको क्लू मत बनाओ, अनफिक्स क्लू करके छोड़ दो। फिर देखो क्या कहता है, सी, ए और जी दोनों के बगल में है, तो कोई सी ऐसा व्यक्ति है जिसको एक तरफ से ए और एक तरफ से जी ने कवर कर रखा है, यानी ए और जी के बीच में सी आया तो इसके साथ भी वाइस वर्सा केस लग जाएगा। आगे चलते हैं, एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। पहला फिक्स क्लू दिया गया कि एच सर बी के बाईं ओर, तो जहां भी बी को रखेंगे उसके लेफ्ट में पहला, दूसरा और तीसरा, हम लोग किसको जगह देंगे, तो एच को जगह देंगे। अब देख लो क्या कहता है, ई ए के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी ई और ए कभी भी साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो हमने क्रॉस कर लिया। अब कहता है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। अब इस वाली व्यवस्था को तो हमें बैठाना होगा, बिना अरेंज किए काम चलेगा नहीं। तो देख लो बी के बगल में जी भी है और बी के बगल में डी भी है। ठीक है, अब यहां से एक अटेम्प्ट हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि हमने बी को यहां है तो हमने डी को यहां जगह दिया और जी को हमने यहां जगह दिया। तो देखिए तो ए और जी के बीच में तो सी आ गए, लेकिन यहां ए और जी के बीच में एच आएगा। इसका मतलब है बाबू कि डी के लिए जगह यहां नहीं हो सकता। तो अब हम लोगों ने डी को यहां जगह दिया, बी किसके किसके बीच में है, तो जी और डी के बीच में। तो हमने जी को यहां जगह दिया और हमने डी को यहां जगह दिया, तो बी डी और जी के बीच में आ गए। अब देख लो क्या कहता है, ए और जी के बीच में सी है, तो जी यहां है तो यहां रख करके हम सी को रख सकते हैं। ए के बगल में ई को नहीं रखना है तो हम ई को यहां रख सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ बचा हुआ है, एफ आया और हमारा अरेंजमेंट जो है ये दूसरे अटेम्प्ट में बन करके तैयार हो गया। देख लो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सर ई के दाईं ओर तीसरा कौन है, तो ई का फेस सेंटर की ओर था, तो ई के दाएं पहला, दूसरा
और तीसरा जी है, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो प्लस के पहले जो भी आएगा वो पति बन जाएगा। और ए माइनस बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, यानी माइनस के बाद जो आएगी वो बहन कहलाएगी। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो इंटू के पहले जो भी आएगी वो मां बनेगी। और ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब है बी ए का बेटा है, डिवीजन के बाद जो आएगा वो बेटा बन जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में कुछ रिलेशन फॉरवर्ड दिए गए हैं और कुछ रिलेशन बैकवर्ड दिए गए हैं। तो अक्सर क्या होता है ना कि ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आप गलतियां करते हो, क्योंकि या तो आपको फॉरवर्ड चलने की आदत होती है या तो आपको बैकवर्ड चलने की आदत होती है। लेकिन प्रश्न में मेरे भाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टाइप का रिलेशन दे रखा है। तो देखिए, इसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। पी का संबंध किससे चाहिए? एस से। तो ध्यान से समझिएगा, हम एस से चलते हुए पी तक जाएं कि हम पी से चलते हुए एस तक जाएं, इसका डिसीजन हमेशा साइन करेगा। तो देखिए, प्लस किसके लिए है? तो फॉरवर्ड के लिए। इनटू किसके लिए है? तो फॉरवर्ड के लिए। माइनस किसके लिए है? तो बैकवर्ड के लिए। और डिवीजन किसके लिए है? तो बैकवर्ड के लिए। यानी यहां दो साइन फॉरवर्ड दे रखा है और दो साइन बैकवर्ड दे रखा है। अब हमें जिधर से मर्जी है हम उधर से चलेंगे, हमारा काम होगा। तो ध्यान से देखो, अच्छा हम बेटे हैं ना, किसके बेटे हैं? क्यू के, और क्यू बहन है टी की। तो जब हम बेटा हैं क्यू का, तो क्यू मेरी मम्मी हो गई, और मेरी मम्मी का भाई या मेरी मम्मी की बहन, तो मम्मी का भाई मामा या मौसी। यानी एस जो है वो टी को क्या कहने वाला है? तो या तो मामा कहने वाला है या तो मौसी कहने वाला है। अब देखिए, मामा या मौसी के आगे इंटू है, तो मामा या मौसी की जो मम्मी होगी वो नानी होगी, यानी एस जो है ना वो आर को नानी कहेगा। और नानी के पहले नानी का पति है, तो नानी का पति नाना हो गया, यानी एस जो है वो पी को क्या कहने वाला है? तो नाना कहने वाला है। नाना किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है स्पष्ट रूप से। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। गुड इवनिंग बाबू, नेक्स्ट वन देखोगे। चलिए देखिए, कहता है कि सभी गायक नर्तक हैं। जितने भी गायक थे, जितने भी गायक थे, ये सभी गायक क्या थे? तो सभी गायक नर्तक थे। फिर कहता है कोई नर्तक पलंबर नहीं है, यानी नर्तक की दुश्मनी किससे हो रही है बच्चा? तो पलंबर से हो रही है। अच्छा ध्यान से देखोगे तो इनके बीच भी 100% की दुश्मनी बनती है और इनके बीच भी 100% की ही दुश्मनी बनती है। तो जब दो बीन के बीच में 100% की दुश्मनी बनती है, यानी पॉजिटिव कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। अब देख लो क्या कहता है, कोई पलंबर गायक नहीं है। तो पलंबर और गायक के बीच में 100% दुश्मनी है, क्योंकि पलंबर की दुश्मनी नर्तक से है और नर्तक के अंदर ही गायक है, तो पलंबर की दुश्मनी गायक से भी होगी, यानी पहला सही है। अब देख लो, कहता है कुछ गायक पलंबर हैं। क्या कुछ गायक हमें पलंबर दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक गायक दिख रहे हैं ना, यानी तीसरा सही हो गया। तो 1 और 3 अनुसरण करता है मेरे भाई, जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो आंसर हम लोग 1 और 3 को बनाएंगे। शिवानगी ने आंसर दे दिया था, रंजन ने भी आंसर दे दिया था। पहले सी फिर डी, रंजन दो आंसर देगा रे बच्चा। देख बाबू, ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे प्रीवियस कलेक्शन है, जैसा कि आप लोग का डिमांड होता है कि सर प्रीवियस पेपर करवा दो। नहीं तो मेरा तो मन था कि हम टोटल अपना गेस क्वेश्चन ही करवाते 30 दिन, और वो ज्यादा मजा देता क्योंकि उसमें वजन होता क्वेश्चन में। प्रीवियस पेपर में सारे क्वेश्चन वजनदार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ही पासे को 3 बार घुमाया है, एट दी रेट का अपोजिट माना है, इसमें एट दी रेट के साथ स्टार भी कॉमन है। तो जब दो दो एलिमेंट कॉमन है तो ये दोनों आंसर दे नहीं सकता। अच्छा देख लो, यहां भी एंड दे रखा है, यहां भी एंड दे रखा है, यानी एक एलिमेंट ही कॉमन है। एंड से एट दी रेट आने के लिए क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो एंड से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हैश होगा। हैश ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही हो जाएगा। अच्छा रंजन से गलत टाइप हो गया था, कोई नहीं बाबू, कभी कभी गलतियां करनी चाहिए। अच्छा देखो, तो मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं।
पर्याप्त है। इस क्वेश्चंस को है ना सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड जो है वो पर्याप्त है। आप मुझे टोटल कितने ट्रायंगल इसमें बनने वाले हैं आप मुझे ध्यान से देख करके बतला दो। मैं फिगर को थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं जिससे स्पष्ट रूप से आपको दिख सके। 30 सेकंड आपके पास समय है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं आप वो मुझे काउंट करके बतलाओ जल्दी से। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं जल्दी से काउंट करके बताओ। एफर्ट लगाओ, बिल्कुल आपसे काउंट होगा और बहुत आसानी से। अच्छा, आप क्लास बाद में देख पाते हैं दिनेश जी? कोई नहीं बाबू। देखिए विष्णु का सबसे पहला जवाब आया कि सर इसके लिए ऑप्शन नंबर डी होगा। और भी कोई है जो विष्णु जी के बात को काट सकते हैं? एसआरएम ने कहा कि सर 26 ट्रायंगल इसमें आएंगे। ठीक है, अतुल ने कहा 25 आएंगे। बाबू खुश रहिए। चलिए देखिए मैं काउंट करता हूं। देखिए ट्रायंगल का रूल बड़ा इजी होता है, ध्यान से अगर काउंट करोगे ना तो एक बार में काउंट होगा। यहां से 3 मिलेगा क्या? तो यहां से भी 3 मिल जाएंगे, तो 3 3 6 हो गए। यहां से भी 3 मिल जाएगा तो 6 3 9 हो गए। और यहां से भी 3 मिल जाएगा तो 9 3 12 हो गए। अभी तक कितने ट्रायंगल मिल चुके? तो 12 ट्रायंगल मिल चुके, याद रखना। अब 12 के बाद देखो, यहां से 3 मिलेंगे तो 12 3 15। यहां से 3 मिलेंगे तो 12 3 15, 15 3 18। और यहां से भी 3 ही मिलेंगे तो 18 और 3 कितने हो गए? तो 21। यानी टोटल ट्रायंगल अभी हमारे पास 21 हो चुके हैं। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को अगर आप काउंट करोगे तो ये रहा हमारा 22 नंबर का ट्रायंगल। इसी तरह यहां से इसको काउंट करोगे तो ये रहा हमारा 23 नंबर का ट्रायंगल। और यहां से इसको काउंट करोगे तो ये रहा हमारा 24 नंबर का ट्रायंगल। तो अभी तक हमें 24 ट्रायंगल तो मिल गए। अब ऊपर और नीचे मिलने के बाद हमने इस ट्रायंगल को अभी तक काउंट नहीं किया है, तो ये एक और ट्रायंगल निकल करके आया बाहर जो हम लोगों को दे करके जाएगा कितना? तो 25 नंबर का ट्रायंगल। और इसके आगे ट्रायंगल बन नहीं रहा है, यानी इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई? तो 25 हो गई। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। शिवानगी का गलत हो गया, सूरज का गलत हो गया, दिनेश का गलत हो गया, संजय का गलत हो गया, विनय का सही है, अतुल का सही है। बाबू 25 आंसर जाएगा। ठीक है, काउंट करने में समय भी लगता है, एग्जाम निकालने में भी तो मेरे भाई समय लगता है। अब एग्जाम निकालने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। एक बार अच्छे से मेहनत कर लोगे, एग्जाम निकल जाएगी ना, उसके बाद जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा देखो, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कहता है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो संगीत वाद हो, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोल और बांसुरी के बीच का संबंध दर्शाता है। तो ढोल हम लोग देखे हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही तो है, और बांसुरी भी हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही ढोल और बांसुरी जाएगा, लेकिन ढोल और बांसुरी में कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये सबसे पहले हमारा आंसर जाएगा। ये हमारा हो गया संगीतज्ञ वाद्य। ठीक है, बाद यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया ये। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ड्रम एक अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, और फ्लूट जो जिसको बांसुरी कहते हैं वो एक अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बाबू, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही पहुंच जाता है। जैसे अभी शाम को टेस्ट ले रहा हूं ना, तो दोपहर में ही इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे पहुंच गया होगा, जिससे कि आप बना लो। ठीक है, और इसका बोर्ड पीडीएफ भी आपके पास पहुंच जाता है। तो जितना हम अपने तरफ से कर सकते हैं ना बच्चा, उतना हम अपने तरफ से कर देते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस पेपर ही हैं। मंडे और ट्यूसडे को इस 2 दिन में गेस क्वेश्चन दूंगा। अच्छा देखिए, तो ध्यान से समझिएगा, ये नए टाइप का कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है,
2018 के पहले इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में हम लोग पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग लगातार जो है ना वो अपने क्वेश्चंस के रेंज को बढ़ाता जा रहा है। तो इस वाले का रूल अगर ध्यान से समझोगे तो देखिए, टी से छोटा एस है, एस से छोटा आर, आर से छोटा ओ से पहले एन से एल से आई ई ए, यानी हम कह सकते हैं कि सर कोडिंग से डिकोडिंग करने के लिए रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेटर को अरेंज कर दिया गया। क्या किया गया? कोडिंग से डिकोडिंग करने के लिए रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में डिजाइन कर दिया गया। तो अभी ये 2 तरीके से कर रहा है, 2 नहीं एक्चुअली 4 तरीके से। आप चारों तरीके से रूबरू हो जाओ। पहला तरीका रिवर्स अल्फाबेट में अरेंज किया, दूसरा तरीका अल्फाबेट में अरेंज करेगा, तीसरा तरीका कॉन्सोनेंट को पहले और वॉवेल को बाद में अरेंज करेगा, चौथा तरीका वॉवेल को पहले और कॉन्सोनेंट को बाद में अरेंज करेगा। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट को अल्फाबेट में और वॉवेल को रिवर्स अल्फाबेट में, या कॉन्सोनेंट को रिवर्स अल्फाबेट में और वॉवेल को अल्फाबेट के क्रम में अरेंज कर सकता है। यानी इसी क्वेश्चंस को हम लोग 6 अलग अलग टाइप में बांटकर बना सकते हैं और ये 6 टाइप पूछे जा रहे हैं। तो अभी उसमें से हमने आपको एक टाइप दिखाया जिसमें रिवर्स अल्फाबेट के ऑर्डर में सिस्टम को अरेंज कर दिया गया। तो देखो, अगर इसको हम रिवर्स अल्फाबेट के ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो सबसे अंतिम में ए आएगा। इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है। अब देख लो, ऑप्शन से ही चल दो। यू से पहले टी, टी से पहले एस, एस से पहले पी, पी से पहले ओ, ओ से पहले एन, एन से पहले एल, एल से पहले आई, आई से पहले ई, ई से पहले सी, सी से पहले ए, बी हो गया। यहाँ पे रिवर्स अल्फाबेटिकल में नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे माजरा गड़बड़ हो गया है। तो ये वाली ऑप्शन कट गई और ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारे लिए आंसर हो गया। रीजनिंग का 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है सर, वही 10% आपको रिजल्ट दिलाएगा ना। ठीक है, खास करके सिटिंग अरेंजमेंट, इस टाइप के जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, आपके एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं, खास करके फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, इस सब पे आप जैसे जैसे अपना पकड़ बनाओगे, अपना कमांड बनाओगे, वैसे वैसे आप एग्जाम के करीब पहुंचते जाओगे। खुश रहिए बाबू। चलिए देखिए बाबू, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहता है y1z का मतलब है कि y z की बहन है, यानी 1 के पहले जो आएगी ना वो बहन कहलाएगी, और यहाँ 2 के पहले जो आएगा वो पति कहलाएगा, और यहाँ 3 के पहले जो आएगी वो पुत्री कहलाएगी, और यहाँ 4 के पहले जो आएगी वो माता कहलाएगी, और यहाँ 5 के पहले जो आएगा वो भाई कहलाएगा। यानी पूरा का पूरा रिलेशन जो दे रखा है वो फॉरवर्ड रिलेशन दे रखा है। तो जब फॉरवर्ड रिलेशन दे रखा है और यहाँ वाट डाल दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, और पूछा गया सी सर एल की संतान है, तो सी एल का बेटा भी हो सकता है या सी एल की बेटी भी हो सकती है, लेकिन एल का संतान बनना पड़ेगा। अब बोला भैया हम 4 ऑप्शन रख दिए हैं, किस ऑप्शन का चयन करोगे कि सी एल का संतान होगा? तो देखिए, पहले ओ से लेकर के एल तक का रिलेशन स्थापित कर लीजिए। तो अगर हम ओ हैं तो 1 हमारा क्या हो जाएगी, तो एम हमारी बहन हो जाएगी, और हमारे बहन की जो माँ है वो जी है, तो बहन की माँ हमारी भी माँ हो गई ना, और हमारी माँ के पति हो गए 2, तो माँ के पति एल हो गए। तो ओ के माँ का पति एल है, यानी ओ का पप्पा एल है। अगर ओ सी का भाई या बहन हो गया तो सी के भी पप्पा एल हो जाएंगे और सी इसका संतान हो जाएगा। तो भाई और बहन के लिए या तो हम 1 का चयन कर सकते हैं या तो हम 5 का चयन कर सकते हैं। अगर सी की बहन ओ बन जाए तब भी सी एल को पापा कहेगा, और अगर सी का भाई ओ बन जाए तब भी सी एल को पप्पा कहेगा। तो पप्पा का ये संतान होगा। तो 1 या 5 चाहिए, 1 या 5 बाबू ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही है। ठीक है, क्लास चलते चलते प्रचार आता है, क्या करे, कुछ देर के बाद स्किप करने का समय दिया जाता है, तो जैसे ही वो कुछ देर के बाद आए आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब वो YouTube का देन है, हम वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 लोग हैं, एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इनमें 4 लोग कोने पर बैठे हैं
और 4 लोग जो है ना बाबू वो भुजा की मध्य में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तो 4 लोग भुजा के मध्य में बैठे हैं और 4 लोग कोने पर बैठे हैं। अब सरलता इस क्वेश्चंस की ये है कि सारे लोग का जो फेस है ना वो सेंटर के ओर ही है, यानी कि सारे के सारे लोग जो हैं वो सेंटर को ही देख रहे हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे आप इसका काम कर दोगे। कोई बताएगा पीडीएफ कहां मिलेगा? बाबू पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। पीडीएफ भेजे थे कौशल, इसका कहां मिलेगा बच्चे को बता दो। ठीक है, मैसेज कर दो कि कहां पे किस साइट पे कैसे जाना होगा, पूरा फुल एक्सप्लेन करके लिख दो। और रोज कम से कम 1-2 बार ये चीज नोटिस कर दिया करो बच्चों को, ताकि उनको दिक्कत ना हो। देखिए बाबू क्या कहता है, डी मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। तो डी जब भुजा के मध्य में बैठा है तो हमने डी को बैठा लिया। अब कहता है डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है सर। तो डी और ई के बीच में मेरे भाई जब केवल एक व्यक्ति बैठा है तो या तो ई का पोजीशन यहां बनने वाला है या तो ई का पोजीशन यहां बनने वाला है। यानी ई के लिए अभी 2 कंडीशन है, दोनों में से एक कंडीशन सही होना है और एक कंडीशन जो है ना वो गलत होना है। छोड़ दो, आगे चल दो। एल ई के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब ई को यहां रखेंगे तब भी एल को रख सकते हैं और ई को यहां रखेंगे तब भी एल को रख सकते हैं। कोडिफिकेशन कर लो कि जहां भी ई बैठेगा उसके जस्ट दाईं ओर एल बैठेगा। आगे चल दो। एल के दाईं ओर गिने जाने पर एल और एम के बीच में 3 लोग हैं, यानी एल के दाईं ओर जाओगे तो 1 2 3 गैप करने के बाद चौथे प्लेस पे एम आएगा। अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, आगे चलो। आर एल के ठीक बगल में बैठा है और आर और एल जो है ना वो कैसे बैठे हैं तो साथ में बैठे हैं। चलिए, एस वाई के बगल में ठीक बाईं ओर है और जहां भी वाई होगा उसके बाईं ओर बगल में कौन होगा? एस होगा। जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा? अब जितना भी क्लू हमारे पास था वो सारे के सारे क्लू जो है यहां रखे गए हैं। अब ध्यान से देखोगे तो एल के जब ई के जस्ट दाएं एल बैठना है और एल के बगल में आर को भी बैठना है तो एल के बगल में आर रख सकते हैं, ये तीनों एक साथ आएगा। अब यदि हम ई को इस प्लेस पे जगह दे तो एल को रख सकेंगे लेकिन आर को नहीं रख सकेंगे। इसका मतलब ई का ये पोजीशन खत्म हो गया और ये का ई पोजीशन कंप्लीट हो गया। ई के जस्ट बाद एल है और एल के जस्ट बाद आर है। अब देख लो, कहा कि एल और एम के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 व्यक्ति इधर छोड़ करके हम एम को यहां रख सकते हैं या 1 2 3 व्यक्ति छोड़ेंगे तब भी हम एम को यहीं रखेंगे। अब क्या कहता है, एस के तुरंत दाएं वाई बैठा है। एस यहां बैठाओगे वाई बैठेगा नहीं, एस बैठाओगे वाई बैठेगा नहीं, लेकिन एस को यहां बैठाओगे तो इसके दाएं में वाई बैठ जाएगा। यानी बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, जेड, तो जेड तो यहीं बैठना है ना। अब पूछता है सर जेड के दाईं ओर तीसरा कौन बैठा है? तो भैया जेड तो केंद्र की ओर देख रहा है तो इसके दाएं पहला दूसरा और तीसरे पोजीशन पे आर बैठा है और आर हमारा किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब सोचिए, जिन लोगों को सिटिंग बनाने की आदत है वो लोग इसको बहुत इजीली बना लेंगे, लेकिन जिन लोगों को सिटिंग बनाने की आदत नहीं है, जो सिटिंग में अच्छे नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, सेंटर पे उनका गला घोंट देगा और इस क्वेश्चन में बच्चे लग जाएंगे 2 मिनट 3 मिनट और अपना पूरा एग्जाम बर्बाद कर लेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस अभी आपको करनी चाहिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप बहुत ही कम समय में बना सकते हो। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, ध्यान से समझोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई। तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने पाया कि वो जो अकाउंटेंसी कर रहा है, वो अपने कंपनी का जो अकाउंट बनवा रहा है, उस अकाउंट में, उसके अकाउंट के विवरण में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां हैं। यानी कि बहुत ही सीरियस मैटर वाली गलती हो गई है। जिस बंदे ने अकाउंट तैयार किया है उस बच्चे ने बहुत ही गंभीर और बहुत गलतियां पाई गई हैं। अब समस्या तो है कि यदि किसी कंपनी का
अकाउंट करने वाला जो सिस्टम है वो सिस्टम ही गलत होने लगेगा तो कंपनी प्रॉफिट में होते हुए लॉस में दिखेगी या लॉस में होते हुए प्रॉफिट में दिखेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ गई हैं। तो इस संबंध में कहता है कि सर एक्शन क्या लोगे, तो हमेशा उपयुक्त एक्शन लेना है, सरल एक्शन लेना है। देखो क्या कहता है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में गलतियों का मूल कारण खोजने और उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की जानी चाहिए। अब भैया गलती गंभीर हुआ है, छोटा मोटा गलती नहीं हुआ है, बहुत बड़ा गलती हुआ है, तो जब तक हम टीम लगा करके एक एक डाटा को फिर से नहीं चेक करवाएंगे तब तक वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा देखोगे, इसमें शामिल सभी कर्मचारियों की गहन जांच की जानी चाहिए। अब सोचिए हमारे यहां हमारी कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में 25 लोग काम करते हैं। अब 25 लोग में से किसने गलतियां करी है, कोई अपनी गलती की जिम्मेवारी तो नहीं लेगा कि सर हम हाथ उठा रहे हैं हमने गलती किया, तो कैसे पता चलेगा कि गलती किसकी हुई थी। इसके लिए इसमें शामिल सभी कर्मचारियों की अगर हम गहन जांच करेंगे तो वहां पे हमारा काम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों जो है ना ये परफेक्ट है। तो देखिए तो ए और बी किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है? ध्यान से देखिए, फिर से लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन लिए गए। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं पहले हम लोग के यहां कैसे बिजली बिल आते थे। एक व्यक्ति आता था, मीटर को देखता था, अपने पास ऐसे ऐसे टाइप करता था और एक इतना बड़ा कागज निकाल के दे देता था कि लीजिए भैया बिजली ऑफिस में आकर के बिल क्या कर लीजिएगा, जमा कर लीजिएगा। पहले ऐसा चला करता था। आज के समय में वो स्थितियां परिस्थितियां बदल गई। अब लोग के पास मोबाइल में पेफोन जैसे पेटीएम जैसे ऐप्स आ गए, तो अब क्या करते हैं कि हम लोग बिजली विभाग का साइट होता है उसको डाउनलोड कर लेते हैं और कितना बिल है रे इतना है, मोबाइल से ही टाइप करते हैं, क्लिक किए चला गया। बहुत सारे लोग अभी भी जो ऑनलाइन नहीं भेजते हैं वो अभी भी जाकर के वहां बिल जमा करते हैं बिजली ऑफिस में। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण यानी बिल का कलेक्शन करने के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। अब कहता है सर अज्यूम कीजिए कि बिजली विभाग जो है ना अब घर घर घूम करके बिजली बिल का कलेक्शन कर रही है। अज्यूम कीजिए, तो क्या कहता है, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। अगर बिजली विभाग को यह लगता है कि घर घर जाएंगे और हम अपने बिजली बिल को जो भुगतान करने वाला लोग है उनको नहीं कवर अप कर पाएंगे तो फिर ये नहीं हो सकता था। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर हम घर घर जाकर के बिजली बिल जमा करेंगे ना तो जितना लोगों का बिजली बिल बकाया पड़ा है वो भी हम वसूल लेंगे। यानी ये उनको लगता है कि प्रभावी तरीका है, इसीलिए उन्होंने ऐसा काम कर लिया। अच्छा देखिए ध्यान से, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है। अगर उसने ध्यान नहीं बढ़ाया होता तो कहता आज ना कल आके तो जमा करिए देगा ना। यानी कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि भैया ध्यान बढ़ाई जाए। तो एक भी सही है और दो भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी को हम आंसर करेंगे कि एक और दो दोनों सही है। कोई नहीं दानिश जी, बस रीजनिंग अच्छे से बन रही है तो जल्दी से सफल होकर के बाबू दिखाइए। जब आप हमसे 900 किलोमीटर दूर रह करके आप हमसे पढ़े हो और हमसे पढ़ करके मिस कर रहे हो मुझे, इसका मतलब भी है कि आप रीजनिंग पे मेहनत किए हो। क्योंकि हमेशा शिक्षक की मेहनत ही नहीं काम आती है, बच्चों का मेहनत सर्वोपरि होता है। शिक्षक तो सारे मेहनत करते हैं, लेकिन साथ में अगर बच्चे मेहनत करने लगते हैं ना शिक्षक के, तो फिर समझ लीजिए कि आप जैसे बच्चे निकल के आते हैं जो शिक्षक को मिस करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है और इसकी मदद से वो रिजल्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो बाकी आपके जो छोटे मित्र बंधु हैं आप उनको भी ये सजेशन दीजिए कि वो भी आपकी तरह मेहनत करें। यहाँ तो आजकल बच्चे ऐसे हो गए हैं कि 4 कदम दूर अब्सेंट कर जाते हैं। आज 4 दिन आएंगे, 5वां दिन गायब हो जाएंगे। ठीक है, और आप सोचिए 900 किलोमीटर दूर रह करके भी आप अभी हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। बिल्कुल हमारा यही होगा कि बस आप जल्दी से जल्दी क्या कर जाइए, सफल हो जाइए। ठीक है,
और बिल्कुल सफलता एक दिन में हासिल नहीं की जाती है मेरे भाई। सफलता के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, और जिस व्यक्ति ने लगातार प्रयास कर दिया उस व्यक्ति के हिस्से सफलता आज ना तो कल, कल ना तो परसों, परसों ना तो तरसों आएगी, तो फिर आएगी, क्योंकि आपने लगातार मेहनत किया है। तो अपनी मेहनत में कभी कमी मत करना, जिससे आपकी सफलता हमेशा आपके साथ ही चलेगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन समझोगे, देखिए इनइक्वालिटी के प्रश्न दिए गए हैं, और हमें पता है कि इनइक्वालिटी के प्रश्न जो होते हैं वो बेहद ही आसान होते हैं। देखिए बाबू, टी से किसको मिलवाना है? तो डब्ल्यू को मिलवाना है। यदि हम टी से डब्ल्यू तक का सफर तय करने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो इक्वल टू मिलता है, ग्रेटर इक्वल मिलता है, इक्वल टू मिलता है, ग्रेटर इक्वल मिलता है। दैट मींस ग्रेटर इक्वल सबसे स्ट्रांग होगा, तो डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टी से है, यानी ये वाली बात सही हो जाएगी। अच्छा, दूसरे की बात करें कि सी से बाबू किसको मिलवाना है? एम को। तो अगर हम सी से एम तक का सफर तय करते हैं तो देख लो टी के दोनों तरफ चाइना वॉल बने हुए हैं, और हमने क्या सिखाया है कि जब चाइना वॉल एक ही एलिमेंट के दोनों तरफ मुख खुल जाए या एक ही एलिमेंट के दोनों तरफ मुख बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति को इनइक्वालिटी में हम लोग चाइना वॉल की स्थिति कहते हैं। और जब भी चाइना वॉल की स्थिति क्रिएट होती है तो इसको क्रॉस करके हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं मेरे भाई, यानी 2 नंबर ये गलत हो गया और 1 नंबर सही हो गया। ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रहा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए इस टाइप के सीरीज में अक्सर हमने देखा है कि बच्चे काट लेते हैं 4-4 का ग्रुप, 5-5 का ग्रुप। बिल्कुल नहीं बनाना है 4-4 5-5 का ग्रुप, भैया ये फिलर है तो इसको भरने का काम करो। अब देखो यहां देखो BCD दिख रहा है क्या? अब यहां भी BC है, यहां भी BC है, और यहां भी हमको BC दिख रहा है। तो BC के बाद D दिखा तो BC के बाद D रख दूंगा, BC के बाद D रख दूंगा तो BC के बाद क्या? D रख दूंगा। और जैसे ही BC के बाद D रखूंगा तो ABCDE बन गया। तो अगर मैं यहां ए रख लेता हूं तो ABCDD और E बन जाएंगे, ABCDD और E बन जाएंगे, तो ABCDD और E बन जाएंगे, और हमारा फिलर जो है ये बन करके तैयार हो गया। अब देखो क्या चाहिए? ADE चाहिए। ADE है? नहीं है? नहीं है, है। अब उसके बाद डबल डी चाहिए, तो यहां डबल डी नहीं दे रखा है, गलत हो गया। यहां डबल डी दे रखा है, सही हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। कहता है दी गई संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पे एक निश्चित गणितीय क्रिया करी गई। तो ध्यान से समझोगे, ये 21 है ना, अगर हम 21 का स्क्वायर कर ले तो क्या 441 होगा? और इसमें से इस 21 को हम माइनस कर ले तो 0 2 4 यानी 420 हो गए। अच्छा फिर से देखिए तो 17 है ना, तो अगर हम 17 का स्क्वायर कर ले तो हमारा 289 हो जाएगा। और 289 में अगर हम 17 को माइनस कर लेते तो 9 में से 7 गया, 2 बचे, 8 में से 1 गया, 7 बचे, और ये 272 आ जाएंगे, आ गए हैं। अच्छा इसी तरह से अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर बाबू 225 होता है, और 225 में अगर हम इसी 15 को माइनस कर ले तो 210 आना चाहिए। अब देख लो यहां क्या दे रखा है? 208 दे रखा है, यानी यही अलग है क्योंकि उसमें 210 आने चाहिए, वहां 208 दे रखा है, तो वो गलत है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग ग्रुपिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस को तो ग्रुपिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चंस 80 और 90 के दशक में, खास करके 80 के दशक में, ये क्वेश्चन रेलवे में बहुलकता के साथ पूछे जाते थे। यानी हर दूसरे तीसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा ग्रुपिंग का होता था। लेकिन 2000 के दशक में ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत कम देखे गए। तो अब जब इस क्वेश्चंस को कम देखे गए मार्केट में, 20 साल तक ये क्वेश्चन मार्केट से लगभग आउट ही रहा। समझ लीजिए कि कभी कदाल 1-2 बार दिया, नहीं तो लगभग आउट ही रहा। तो बहुत सारे लोग जो है ना इसको पढ़ाना भी छोड़ दिए। अचानक से 2018 आया, और 2018 वाले एग्जाम में इस टाइप के कई क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए। अब बच्चे क्या हुआ ना कि बच्चे इस क्वेश्चंस को अरेंज करने में लग गए, क्योंकि उनको लगा कि भैया ये तो पजल का प्रश्न है। तो बच्चे जो थे अबोध थे, पजल की तरह इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे। और ये क्वेश्चन पजल की तरह बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि ये पजल है भी नहीं।
बहुत सारे लोग इसको पजल में ही पढ़ा देते हैं, लेकिन ये पजल है ही नहीं। तो आखिर है क्या? तो ये ग्रुपिंग है। ठीक है, आपको समूहीकरण करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए करना क्या होता है ना, कि जब भी टीम का चयन करना हो तो आप यहां से पढ़ते जाइए और अपने ऑप्शंस में देखते जाइए। ऑप्शन से इस प्रश्न को बनाओगे ना तो जल्दी बन जाएगा। और अगर इस पूरे फॉर्मेट को आप बैलेंस करके कोशिश करोगे बनाने की तो बहुत समय लग जाएंगे, और हो सकता है ये बैलेंस करने में आपको कई मिनट लग जाए। तो इस टाइप को मिनट कम करने के लिए ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहता है, कहता है कि प्रत्येक संख्याएं में कम से कम एक छात्र होना चाहिए। तो मेरे पास प्रत्येक संख्याएं में क्या था, तो वाणिज्य था, विज्ञान था और कला था। 3 बैडमिंटन खिलाड़ी ABC थे वाणिज्य संख्याएं से, PQR थे विज्ञान से, और JKL थे कला से। अब इन शर्तों के अनुसार 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों का चुनाव करना है। यानी सारे में, वाणिज्य में भी 3 बैडमिंटन खिलाड़ी, कला में भी 3 बैडमिंटन खिलाड़ी, और विज्ञान में भी 3 बैडमिंटन खिलाड़ी। यानी इतने, यानी 3 3 6 3 तिहाई 9 में से 4 गो का ही चयन करना है। तो चयन की शर्त देखिए क्या कहता है, प्रत्येक संख्याएं से कम एक छात्र होना चाहिए। तो देख लो, A, Q, R और J। तो देखिए प्रत्येक से एक है, A, C एक से है, P और J अलग अलग हो गया। देख लो, B है, P है, R है, J है, B है, Q है, J है और K है। ठीक है, यानी चारों से हो गया, ये अप्लाई है। P Q या R के साथ नहीं जाएगा, तो P किसके साथ नहीं जाएगा, तो Q या R के साथ नहीं जाएगा। देख लो, यहां P गया है लेकिन साथ में R भी गया है, तो ये खत्म हो गया। बाकी P Q या R के साथ नहीं गया। तीसरा पढ़ो, A और C हमेशा एक साथ जाएंगे। तो देख लो, A गया है लेकिन C नहीं गया है, तो गलत हो गया। AC हमेशा साथ जाएंगे है। अब चौथा पढ़ो, K और L हमेशा साथ में जाएंगे। तो देखिए इसमें भी K L नहीं है, K है लेकिन L नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, तो C नंबर जो है इसको फॉलो कर रहा है, तो आंसर हमारा C हो जाएगा। आगे चले। देख बाबू, इसमें पूछता है ना कि सर ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो ध्यान से समझोगे, अगर हम सिर्फ इस वाले हिस्से में ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, इस वाले में, तो 1 2 3 4 है, 4 3 7 2 9 9 1 10 हो गए। तो जब यहां से 10 मिला तो यहां से भी 10 और यहां से भी 10, तो 10 तिया 30 हो गए। ये अंदर वाला एक 31 हो गया, और ये बाहर वाला एक को अगर मिला देंगे तो 32 हो जाएगा। यानी इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या 32 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 31 नहीं रे बच्चा, 32 होगा। देखिए 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन है, गुरुवार। 31 दिसंबर 2015 का दिन दे रखा है, जो कौन सा दिन है, तो थर्सडे है। और वो जानना चाहता है 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इस 31 दिसंबर 2015 को ही हम 1 जुलाई 2016 तक लेकर आगे चले आएंगे। ठीक है, तो देखो दिसंबर तो खत्म हो गए ना, जनवरी पूरा 3 दिन देगा, फरवरी 0 देगा, मार्च 3 दिन देगा, अप्रैल 2 दिन देगा, मई 3 दिन देगा, जून 2 दिन देगा, और जुलाई में 1 तक जाना है तो 1 3 3 6 6 1 7 खत्म, 2 2 4 4 3 7 खत्म। इसका मतलब यहां से यहां आने में 0 दिन बढ़ जाएंगे, और 0 दिन बढ़ने का मतलब थर्सडे हो गया। अब ध्यान दोगे, यहां डेट भी बैलेंस हो गए हमारे, मंथ भी बैलेंस हो गए हमारे। दोनों साल के बीच में 4 साल का अंतर है, और 4 साल में हम जानते हैं 5 शेष दिन जमा होता है। तो थर्सडे से हम लोगों को 5 दिन आगे आ जाना चाहिए, या थर्सडे से हम लोगों को 2 दिन पीछे चले जाने चाहिए। तो थर्सडे से 2 दिन पीछे जाने पे हम लोगों को ट्यूसडे मिलने वाला है, और ट्यूसडे हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबू वेडनेसडे नहीं आएगा रे बच्चा, ट्यूसडे आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखोगे, ABCDEF एक 6 मंजिला इमारत पर रहने वाले व्यक्ति हैं, प्रत्येक लोग अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। तो मंजिल वाले प्रश्न जब भी हो तो नीचे से बनाओ, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं और 6 मंजिला इमारत पे रहते हैं। अब कहता है F मंजिल क्रमांक 3 पे रहता है, तो F किस पे रहता है? 3 पे। B और E F के मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं, तो F के मंजिल के नीचे 2 मंजिल खाली है, तो एक पे B और एक पे E रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि E यहां और B 1 नंबर पे आ जाए। चलो, D उस मंजिल पर रहता है जो एक ही मंजिल से नीचे किंतु C की मंजिल से ऊपर, तो D उस मंजिल पर रहता है जो A से तो नीचे है लेकिन किंतु C के कहां है? ऊपर है। उनमें से कौन सबसे ऊपरी मंजिल पे रहता है? तो सबसे ऊपरी मंजिल पे बाबू ए रहता है, और ए हमारा ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। तो आंसर भी हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में ही ए को रखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया 30 सेकंड समय लो, बनाकर दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप 30 सेकंड समय ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बनाकर दिखाओ। 27 फिर से, सचिन कुमार जी रुक जाइए बाबू, मैं लास्ट में आपको 27 फिर से बतला दूंगा। ठीक है, इसको बनाकर दिखाइए जल्दी से। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा। सचिन अभी तो बताया बाबू, पेशेंस रख, अंतिम में 27 नंबर बताऊंगा। किसी का जवाब नहीं आया जी अभी तक, इतना समय। 92 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गए। चलिए, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर डी आने स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया, तब तो आप लोग काफी फास्ट हो भाई। देखो क्या किया गया है, 11 को है ना 8 से गुना कर दिया गया, तो 11 8 88 हो गए। और इसी तरह से 5 को 9 से गुना कर दिया गया, तो 9 पचे 45 हो गए। 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 4 गया 4, यानी हमारे पास कितने आए? तो 43 आए। सेम काम आप क्या करो कि 14 को 13 से गुना करवा लो। ठीक है, तो देखो 14 28 14 तिया 42, 42 के लिए 2, हाथ में बचे 4, 14 एकम 14 और 4 कितने हो गए? तो 18, यानी टोटल 182 हो गए। अब 9 को 10 से गुना कर दो, तो 9 को 10 से गुना करोगे तो 9 दहिया 90 हो जाएंगे, और 180 में से 90 घटा लोगे तो 92 आएंगे। बहुत अच्छा जवाब, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पहले बैंकिंग में पूछे जाते थे, इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, पहले ये पीओ में 10 नंबर के पूछे जाते थे, उसके बाद ये क्लर्क में पूछे जाने लगे 5 नंबर के, लेकिन पीओ और क्लर्क ने इसका साथ छोड़ दिया, अब रियर केस में पूछे जाते हैं। तो रेलवे ने 2018 में इसको गोद ले लिया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। कहता है दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। सचिन को 27 नंबर क्वेश्चन बताना है, मुझे याद है। प्रशासन ने स्कूल के शिक्षक के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए हैं, उम्मीदवार को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना चाहिए। तो 4 मापदंड दिए गए हैं। 4 मापदंड क्या है? कम से कम 50% अंकों के साथ आप ग्रेजुएट हो, एक अर्ह शिक्षा स्नातक की डिग्री हो, 1 जुलाई 2021 को उसकी आयु 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में पारा स्नातक उम्मीदवार के लिए स्कूल बोर्ड ऊपरी आयु की सीमा की छूट देगा। ठीक है, ये 4 कंडीशन दिए गए हैं सिलेक्शन के लिए। अब देख लो क्या कहता है। राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो प्रथम श्रेणी स्नातक है। तो जब प्रथम श्रेणी स्नातक है यानी उन्होंने 60% लाया है, तो हमारा डाटा नंबर 1 कवर हो गया। फिर कहता है जब उन्होंने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की थी, उन्होंने बीएड भी किया था। जब उन्होंने बीएड किया था, इसका मतलब अर्ह शिक्षा स्नातक डिग्री भी उनके पास है। अब सिर्फ इतना ही कह रखा है, अभी हमारे पास 2 डाटा की कमी है।
इससे ना तो राहुल वर्मा का डेट ऑफ बर्थ हमको पता चला है और ना तो शिक्षा में पारा स्नातक है कि नहीं है, ये हमें जानकारी नहीं मिली है। तो जब ये जानकारी हमारे पास है नहीं, इसका मतलब डाटा हमारे पास अपर्याप्त है। तो हम क्या पहला कहता उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, तो तब नहीं की जानी चाहिए थी जब कोई डाटा वो पूरा नहीं करता। यहाँ तो डाटा ही अधूरा है, तो हम कहेंगे दिए गए आंकड़े निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। इजी काम होता है, इसमें ज्यादा मेहनत करना नहीं होता है। हाँ, ये वाली क्वेश्चन अच्छी है, आप 30 सेकंड हमसे समय ले लो, लेकिन आप इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दिखाओ। 30 नंबर क्वेश्चन अच्छी है। अरह शिक्षा कहते हैं, अरह शिक्षा, ठीक है, बीएड डिग्री को कहते हैं। आपका भी बी आया, बहुत बढ़िया। देख तो बाबू कुछ नहीं किया ना, इस जीरो को पकड़ लिया और जीरो का स्क्वायर कर दिया और इसमें एक जोड़ दिया गया, तो कितने मिल गए? एक। अब वो क्या किया कि इस एक का स्क्वायर कर दिया और इसमें प्लस एक कर दिया, तो अब कितने मिल गए? दो। अब फिर से उसने दो को पकड़ा और दो का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया, तो अब कितने मिल गए? तो पांच। अब फिर से उसने पांच को पकड़ा और पांच का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया, तो पांच का स्क्वायर करके एक जोड़ा तो 26 हो गया। तो अब वो आगे क्या करने वाला है कि 26 का स्क्वायर करके और वो एक जोड़ने वाला है, तो 26 का स्क्वायर की बात करें तो 676 आएगा, ठीक है, और प्लस एक इसमें कर देंगे तो 677 हो जाएंगे। देख लो तो 676 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। वाह, आप लोग तो बहुत फास्ट आंसर दे दिए। देखिए, पुनीत, कमल, रोहित, शीतल, ताबिर और उमेश, यानी 2 4 2 6 लोग एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। कमल उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिसपे उमेश रहता है, यानी जहां भी बच्चा उमेश रहने वाला है उसके जस्ट नीचे वाले मंजिल की बात करें तो उस मंजिल पे कमल रहने वाला है, ठीक है, 2 मंजिल का काम हो गया। फिर कहता है शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है जिस पे कमल रहता है, और कमल के जस्ट नीचे वाली मंजिल पे शीतल है। लीजिए 3 कमरे हो गए बुक। फिर कहता है ताबिर उन मंजिल के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है जिसपे कमल और शीतल रहते हैं, तो कमल और शीतल के नीचे ही किसी मंजिल पर किसको आना है? तो ताबिर को आना है, ताबिर को, ठीक है। अब शीतल के जस्ट नीचे होगा कि शीतल के 2 नीचे होगा मालूम नहीं है। फिर आगे चलते हैं, लेकिन वो उस मंजिल के ऊपर की किसी एक मंजिल पर रहता है जिसपे पुनीत रहता है, तो ताबिर से ऊपर कौन रहता है? लेकिन वो उस मंजिल के ऊपर रहता है जिस मंजिल पर कौन रहता है? तो पुनीत रहता है, यानी ताबिर जो है ना बाबू वो पुनीत से ऊपर रहेगा। ताबिर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पे रोहित, और ताबिर उस मंजिल के नीचे रहता है जिस पे रोहित, यानी ताबिर के जस्ट ऊपर कौन रहने वाला है? तो रोहित रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पे शीतल रहती है। सारे अरेंज हो गए। अब शीतल के नीचे कौन आना है? तो रोहित को आना है। रोहित के जस्ट नीचे कौन है? तो ताबिर है, और ताबिर के नीचे कौन है? तो पुनीत है। कितने लोग थे हमारे पास? तो 6 लोग। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। पूछता है सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है? तो सबसे ऊपरी मंजिल पे बाबू उमेश रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है। देख लो, पी से बच्चा किसको मिलवाना है? टी को मिलवाना है, और यहां देख रहे हैं कि पी के पास साइन का मुख खुला है, तो जब स्टेटमेंट में पी के पास ग्रेटर का मुख है तो कंक्लूजन में पी लेसर हो ही नहीं सकता। जैसे हम यदि आपसे बड़े हैं तो पूरी दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं हम आपसे बड़े ही रहेंगे। तो यहां देखो, यहां पी बड़ा था ना, तो पी कहीं भी चला जाए वो हमेशा टी से बड़ा ही मिलेगा। यहां पी को छोटा बना दिया गया है, यानी ये गेम ओवर हो गया। एन से किसको मिलवाना है? तो जेड को मिलवाना है। अच्छा देख लो, तो
n से जब z को मिलवाना है तो n किसको जानता है, m को, और m किसको जानता है, z को, यानी कि z को ग्रेटर होना पड़ेगा n से, z ऑलरेडी ग्रेटर है n से, यानी सही हो गया। तो केवल 2 नंबर अनुसरण जो है ना वही आंसर करता है, तो इसके लिए आंसर 2 हो जाएंगे। 27 नंबर सचिन का क्वेश्चन था सर, 27 नंबर फिर से बता दो। कुछ नहीं है रे बच्चा, देख एकदम आसानी से बनाया जा सकता है। 31 दिसंबर है ना, 2015 है ना, और कौन सा दिन दे रखा है, थर्सडे दे रखा है क्या। अब 31 दिसंबर 2015 से आपको 1 जुलाई और 2020 तक पहुंच करके बतलाना है कि कौन सा तारीख, कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले काम क्या करो ना कि इस 31 दिसंबर 2015 को आप 1 जुलाई और 2016 तक ले जाके बैलेंस कर दो, ठीक है। तो दिसंबर तो 31 दिन के साथ खत्म हो गए, जब 2015 खत्म हुआ तो 16 आएगा, और 16 में जनवरी कितने दिन का हो जाएगा, तो जनवरी 31 दिन का हो जाएगा। तो जनवरी 31 दिन के लिए कितने हो गए, तो 3 मिल गए। अब फरवरी लीप ईयर हो जाएंगे ना, तो फरवरी के लिए 29 दिन आएगा यानी 1 हो जाएगा। मार्च के लिए 31 दिन आएगा यानी 3 हो जाएगा। अप्रैल के लिए 30 दिन आएगा यानी कि 2 हो जाएगा। और मई के लिए 31 दिन आएगा यानी कि 3 हो जाएगा। और मई के बाद फिर जून आएगा जो 2 देगा। और जुलाई में हमको 1 जुलाई को पहुंचना था तो 1 देगा। देख लो 3 3 6 1 7 खत्म हो गए, 2 2 4 3 7 अच्छा यहां पे मिस हुआ था ना, हाँ जल्दबाजी में यहां मिस हुआ था, गलतियां ऐसे ही होती है। तो कितने बच गए, तो 1 बच गए, और थर्सडे से हम 1 आगे आएंगे तो ये फ्राइडे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देख लो 1 जुलाई बैलेंस हो गए, 1 जुलाई बैलेंस हुआ तो अंतर कितने का, तो 4 साल का अंतर। इस 4 साल में 1 लीप ईयर लोगे, 16 को लीप ईयर ले नहीं सकते हो, 20 को लीप ईयर लोगे यानी 5 बढ़ गए। तो फ्राइडे से या तो आप 5 दिन आगे जाओगे या तो 2 दिन पीछे आओगे, तो आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। थैंक यू सचिन। तो आज की सभा हम लोग यहीं, अच्छा रवीश कह रहे 30 को भी बता दो सर, 30 में क्या था भैया। अच्छा बताइए, अगर आपको शिक्षक बनना है तो ग्रेजुएशन में कम से कम आपको 50% चाहिए, ये आपका पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा शर्त है कि 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी तीसरा में आपका एज होना चाहिए। और एज कितना होना चाहिए, तो 21 से ऊपर और 32 से नीचे होना चाहिए। और चौथा बोला कि यदि आप पारा स्नातक है, यानी कि आप अगर पीजी कर रखे हैं तो आपको एज में छूट दी जाएगी। ये 4 शर्त अगर कोई व्यक्ति पूरा कर दे तो हम उसका सिलेक्शन करेंगे, बोलो करेंगे। अब देखिए राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो प्रथम श्रेणी स्नातक है। तो प्रथम श्रेणी ग्रेजुएट होने का मतलब उन्होंने 60% या उससे ऊपर लाया होगा। तो 60% या उससे ऊपर लाया होगा तो चाहिए था 50% नौकरी करने के लिए, इसके पास 60% है। 1 नंबर डाटा क्लियर है। फिर कहा ओहो वो 23 वर्ष के थे, 3 नंबर भी डाटा क्लियर है। फिर कहा जब उन्हें पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की थी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, वो कब थे, 23 वर्ष के, वो 23 वर्ष के तब थे जब उन्होंने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की थी। तो कब नौकरी शुरू की थी ये कंडीशन तो बतलाया नहीं गया। तो जब ये कंडीशन नहीं बतलाया गया कि कब नौकरी शुरू की थी, तो अभी 1 जुलाई 2021 को वो कितने वर्ष के हो जाएंगे, क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है उन्होंने 20 साल पहले नौकरी करनी शुरू की होगी जब वो 23 साल के थे, या हो सकता है उन्होंने पिछले साल नौकरी करनी शुरू की होगी जब वो 23 साल के थे। तो उन्होंने स्कूल में कब नौकरी करनी शुरू की, कितने साल नौकरी की, ये कुछ नहीं बताया है। तो एज हम लोग फाइंड नहीं कर सकते,
ठीक है। अब कहा उन्होंने बीएड भी किया है, यानी 2 नंबर क्लियर है। तो 1 और 2 क्लियर है, लेकिन तीसरा क्लियर ही नहीं है। तीसरा एज इससे हम निकाल ही नहीं सकते हैं कि उनका एज क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग आंसर क्या लगाने वाले हैं, बी नंबर, कि डाटा क्या है, तो अपर्याप्त है। अच्छा, वीडियो देखते देखते पूरा रीजनिंग सीख चुके हैं। आपका विष्णु हर बार कमेंट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, तो आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। हमारी नेक्स्ट मुलाकात जो है अब वो मंडे को होगी। और बाकी जो बच्चे पटना में हैं, ठीक है, या आसपास में हमारे हैं, कल किसान कोल्ड स्टोरेज में नीचे वाले हॉल में 1 बजे से 3 बजे तक एक टॉपिक का भंडारा चलने वाला है। वो क्लास आपकी ऑफलाइन मोड में ही चला करती है। तो कल सैटरडे को आप 1 2 3 आना ना भूलें। पीएम में किसान कोल्ड स्टोरेज में कल हम लोग एक टॉपिक का एकदम बिल्कुल कहता है ना कि स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे। 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे ये बैच चलेगी और एक टॉपिक हम लोग इसको कल फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। गुड नाइट सभी बच्चों को। और बाकी इसको थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।